हम लोग सेकंड लेक्चर का पार्ट बी शुरू कर रहे हैं। और मैंने अभी आपको बताया था आई मीन लास्ट लेक्चर में सेकंड ए में कि साइज स्मॉल होने से दूसरा फर्क पड़ेगा वैलेंसी एक्सटेंशन पे। यानी वैलेंसी एक्सटेंशन क्या होता है, जो वैलेंसी के अलावा जो बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी उसको वैलेंसी एक्सटेंशन कहते हैं। तो वैलेंसी एक्सटेंशन जो है मैंने आपको बताया कि पहले मेंबर में वैलेंसी एक्सटेंशन ज़्यादा नहीं हो सकती क्योंकि उसमें डी ऑर्बिटल नहीं है। और मैंने अभी आपको बताया वैलेंसी एक्सटेंशन का 3 तरीका। एक तरीका तो यह है कि इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर दें, और एक्साइट कब हो सकता है, जब डी ऑर्बिटल हो। दूसरा तरीका मैंने कहा था लोन पेयर ले करके, और तीसरा तरीका बॉन्ड पेयर ले करके। एम आई राइट? बॉन्ड पेयर ले करके, बॉन्ड पेयर लेगा तभी ना डी ऑर्बिटल में, तभी ना PCl 6 माइनस तक पहुंच सकता है। अब मैं आपको असाइनमेंट चेक करने को कह रहा हूं। इसमें पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है 15 ग्रुप में, मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज 4। पहले आप लोग निशान लगाइए असाइनमेंट पे। पहला क्वेश्चन है वो आपका वही क्वेश्चन है, ठीक है जी। दूसरा क्वेश्चन चेक करो, ए नाइट्रोजन एटम पॉजेज, ये पासेज लिखा हुआ उसको ठीक करो, पॉजेज है। पॉजेज मतलब होता है रखना। 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बट डज नॉट फॉर्म NCl5। और उसी में दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का, NCl3 बनता है, NCl5 नहीं बन सकता, ठीक है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन, फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन चेक करो, PCl5 नोन है, NCl5 नोन नहीं है। तीसरा नंबर क्वेश्चन भी उसी कॉन्सेप्ट से बनेगा। चौथा नंबर क्वेश्चन चेक करो, व्हाई डज R3PO एग्जिस्ट व्हाइल R3NO डज नॉट। वही क्वेश्चन है, उसी तरह का जवाब है। ये चारों क्वेश्चन जो है आप इस पे निशान लगाओ, ये चारों क्वेश्चन उसी पर है ना गवर्न होता है बच्चों। इसके अलावा मैं आपको देखता हूं कोई और भी क्वेश्चंस हो जो, क्वेश्चन नंबर 10 अगर चेक करें, नहीं क्वेश्चन नंबर 10 इस बेसिस पे नहीं है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर अगर मैं देखूं वैलेंसी एक्सटेंशन पे तो नहीं, इसमें और कोई वैलेंसी एक्सटेंशन पे कोई क्वेश्चन नहीं है। और इन चारों क्वेश्चन को आप लोग एक बार रीडिंग मार लीजिए, जब तक के लिए वीडियो स्टॉप कीजिए। ठीक है बच्चों, तो ये जो 4 रीजनिंग क्वेश्चंस थे उसका एक्सप्लेनेशन आप लोग को मिल गया। अब इसमें बच्चों कुछ क्वेश्चंस और हैं, अगर आप चेक करेंगे तो NF3 क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, NF3 इज एक्सोथर्मिक वाइल NCl3 इज एंडोथर्मिक। यानी क्वेश्चन है NF3 जब बनता है, ध्यान से सुनिएगा, NF3 बनता है तो वो क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है, और NCl3 बनता है तो वो एंडोथर्मिक होता है। अब आपको ध्यान से समझना है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का क्या मतलब होता है। इधर देखो, एक्सोथर्मिक होता है हीट निकलेगा। अब बताओ हीट क्यों निकलेगा, इधर देखना, इधर देखना, इधर देखना। आपको पता है NF3 बनेगा कैसे? अरे सुन लो यार, कम ऑन, डोंट डू मस्ती। तो NF3 बनेगा कैसे? नाइट्रोजन फ्लोरीन आपस में रिएक्शन करेगा, लेकिन उससे पहले तो अपना पुराना वाला खानदानी बॉन्ड तो तोड़ना पड़ेगा ना, और खानदानी बॉन्ड तोड़ के ही तो फिर नया बॉन्ड बनेगा ना, बोलो हाँ या ना। तो बताओ इस बॉन्ड को तोड़ना आसान है कि मुश्किल है? ट्रिपल बॉन्ड है, मुश्किल, बहुत ही मुश्किल। अच्छा, इस बॉन्ड को तोड़ना आसान है कि मुश्किल? मुश्किल, लेकिन थोड़ा आसान नहीं, अरे थोड़ा आसान, मुश्किल तो है लेकिन थोड़ा आसान हो गया। वो हमें अपनों ने लूटा, यानी लोन पेयर ने झटका दे दिया था। अब बताओ E वाला बॉन्ड टूटा, E वाला बॉन्ड टूटा तो एनर्जी खर्च हुई, और यहाँ जो बॉन्ड बना एनर्जी निकली, क्योंकि बॉन्ड बनने में एनर्जी बाहर आती है। अब बताओ ये वाला ज़्यादा और ये वाला कम, और ये वाला फिर क्या, ध्यान से देखना, ये जो एनर्जी निकलेगा, यहाँ जो बॉन्ड बनेगा, तो ये बॉन्ड जो है वो एनर्जी जो निकालेगा, ज़्यादा निकालेगा कि कम निकालेगा? ज़्यादा निकालेगा। बताओ क्यों? हाँ, छोटा छोटा है, बात समझ में आ गई। यानी एटम का साइज छोटा होने से क्या होगा, बॉन्ड मजबूत बनेगा ना। ये देखो अपने ग्रुप में नालायक, ये अपने ग्रुप का नालायक, चोर है ना, मौसेरे भाई, दोनों मिल गए, बोलो मम्मी कसम बहुत मजा आ रही है भैया, दोनों एटम का साइज छोटा है ना रे, बोलो। तो इसका मतलब ये बॉन्ड तोड़ना क्या हो गया, मुश्किल था, लेकिन ये कर गुजरा। बोलो क्यों कर गुजरा? क्योंकि दोनों चोर मिले ना, तो चोर को पसंद करता है, बोलते बहुत मजा आएगा। यानी ओवरऑल एनर्जी ज्यादा निगेटिव होगी, यानी पुराने बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी लगी, लेकिन नया बॉन्ड बनने के बाद एनर्जी बहुत ज्यादा निकली, तो ओवरऑल एनर्जी ज्यादा निगेटिव हो गई ना। ज्यादा निगेटिव होने का मतलब एनर्जी ज्यादा रिलीज हो गई।
अरे बिजनेस में क्या होता है, पहले पैसा लगाते हैं और फिर पैसा बाहर आता है। तो आप बताओ, लगने वाला पैसा कम हो और निकलने वाला पैसा बहुत ज़्यादा हो तो बिजनेस क्या होगा, चंगा होगा ना रे भाई, है ना, यानी इफेक्टिव बिजनेस होगा। तो अब यहाँ पर यही तो क्वेश्चन है कि NH3 एक्सोथर्मिक है, यानी NH3 जब बनता है तो हीट बाहर आता है। तो इसका राज क्या है, इसका राज ये है कि दोनों का साइज छोटा, बॉन्ड मजबूत बनेगा तो बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा रिलीज हो जाएगी, क्योंकि दोनों कॉन्जेनर है। बोलो, और इसमें क्या होगा, एंडोथर्मिक है। बोलो क्यों, इसका मतलब नाइट्रोजन में बॉन्ड टूटा होगा तो एनर्जी ज़्यादा लगेगी, और नाइट्रोजन क्लोरीन में जो बॉन्ड बना हुआ एनर्जी कम निकली होगी। तो इसका मतलब खर्चा ज़्यादा हो गया, खर्चा अठन्नी, मतलब क्या बोलते हैं उसको, आमदनी अठन्नी है, खर्चा रुपया, नहीं समझ में आया। तो यहाँ पर खर्चा ज्यादा हो गया और आमदनी कम हुई तो एंडोथर्मिक हो गया प्रोसेस। अब बताओ ये क्यों हुआ और वो क्यों नहीं हुआ, इधर देखो, अरे सुन लो यार। तो ये इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि दोनों कॉन्जेनर था, लेकिन ये तो कॉन्जेनर नहीं था ना। अरे बाबा इसका साइज बढ़ चुका है ना, अरे फ्लोरीन के नीचे ना क्लोरीन है, तो ये बॉन्ड बनाएगा तो इफेक्टिव बॉन्ड ओवरलैपिंग नहीं करेगा ना, तो इसलिए वो क्या हो जाएगा, अरे क्या हो जाएगा यार, एंडोथर्मिक हो जाएगा। ठीक है, क्लियर क्लियर। अब अगला कोई क्वेश्चन चेक करो, इस तरह का कोई क्वेश्चन है, इसको एक बार रीडिंग मारो और अगला कोई क्वेश्चन चेक करो, देखो कोई है ऐसा। क्या क्वेश्चन, वाई डज नाइट्रोजन शो कैटिनेशन प्रॉपर्टी लेस देन फास्फोरस। नाइट्रोजन के अंदर कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या होती है, लेस देन फास्फोरस होती है। अब आप बताओ नाइट्रोजन की क्या कैपेसिटी है, क्वेश्चन नंबर 9 है ना, क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग पढ़ लो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि नाइट्रोजन का कैटिनेशन प्रॉपर्टी कम होता है फास्फोरस से। हालांकि अभी मैंने आपसे क्या बताया था कि कैटिनेशन प्रॉपर्टी ज़्यादा कब होती है, जब बॉन्ड मजबूत बनता है। लेकिन यहाँ पर मसला क्या है कि नाइट्रोजन का तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि बॉन्ड मजबूत बनेगा, लेकिन ये क्या करता है कि ये बोलता है कि भाई हमको दूसरे से बॉन्ड बनाना ही नहीं है। पूछो क्यों नहीं बनाना, क्योंकि साइज छोटा है तो वो आपस में ही निपट लेता है ना, तो फिर अगले से क्या को जुड़ेगा वो। अब फास्फोरस की तो मजबूरी है, आपस में काम चल नहीं रहा तो अलग अलग आइटम से जुड़ेगा ना, P4 बनाएगा। तो इसकी वजह क्या, वजह वही हो गई ना कि नाइट्रोजन के अंदर मल्टीपल बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी है। सो दैट इज वाई वो अगले एलिमेंट के साथ अप्रोच ही नहीं लेता, बहुत सारे एलिमेंट आपस में आइटम जोड़ेगा तब ना कैटिनेशन प्रॉपर्टी आएगी। इसमें तो कह रहा है कि भाई मुझे बॉन्ड बनाना ही नहीं, आपस में ये मामला ठीक हो जा रहा। ये वही बात है कि जैसे मजदूर क्लास का आदमी नहीं होता कि भैया रोटी मिल जाए खाने को आराम से नींद आएगी, तो नाइट्रोजन भी बोलता है ना ना मुझे मल्टीपल बॉन्ड ज़्यादा आइटम नहीं जोड़ना, क्योंकि ज़्यादा आइटम जोड़ेंगे तो परेशानी भी ज़्यादा होगी। हालांकि बॉन्ड मजबूत है क्योंकि आपस में ही मल्टीपल बॉन्ड बना ले रहा। ठीक है जी, तो इसका क्वेश्चन का जवाब आप लोग अलॉट कीजिए, चेक कीजिए। और कोई क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों जो आपको, अब क्वेश्चन नंबर 16 चेक करो। क्वेश्चन नंबर 16 कि PCl5 को जब हीट करते हैं, PCl5 को जब हीट करते हैं तो वो PCl3 या Cl2 बनाता है। तो ध्यान से देखना, फास्फोरस जो है यहाँ पर 5 बॉन्ड बनाएगा, और ध्यान से समझ लो ये वाला जो बॉन्ड है प्लेन में, इसको कहते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड। क्या कहते हैं बच्चों, इक्वेटोरियल बॉन्ड। और ये वाला बॉन्ड कहलाता है एक्सियल। क्या कहलाता है, एक्सियल। अब याद रखो एक्सियल बॉन्ड की लंबाई ज्यादा होती है, एक्सियल बॉन्ड की लंबाई। तो पूछोगे नहीं सर क्यों ज्यादा होती है, तो दिमाग लगाओ ना, सबके पास लोन पेयर है, अरे बोलो यार। तो ये ऊपर से ना, ऊपर से लोन पेयर सबके पास है, तो ये क्या करता है, ये सब एक लाइन से सब धक्का मारता है इसको, बोलता है ओए दूर हट, गर्मी ज़्यादा है, तो मतलब बॉन्ड की लंबाई बढ़ जाती है। तो बॉन्ड की लंबाई बढ़ेगी तो क्या होगा, बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगा ना। तो जब भी ये टूटेगा तो पहले ये वाला एक्सियल बॉन्ड को तोड़ेगा, नहीं तो एक्सियल बॉन्ड तोड़ेगा, इसलिए PCl5 हमेशा PCl3 Cl2 में बनता है। ठीक है जी, ये क्वेश्चन नंबर कितना था, 16 था। ठीक है जी, क्लियर है, चेक कर लिया आप लोगों ने। और कोई क्वेश्चन चेक करो जिसमें बॉन्ड का मामला हो, और कोई क्वेश्चन चेक करो जिसमें बॉन्ड का मामला दिख रहा हो। ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से नहीं, ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से नहीं होता। हाँ, और लेकिन उसका वो रीज़न नहीं, उसका रीज़न बॉन्ड है। अब अगला क्वेश्चन 34 नंबर चेक करो। 34 नंबर Li3n is more stable than K3n. Li3n is more stable than K3n.
Li3, लिथियम नाइट्राइड इज मोर स्टेबल देन K3n। अब ये बात तो समझ में आ गई होगी, ये भी कॉन्जेनर, ये भी कॉन्जेनर, तो इसका साइज छोटा होगा ना, तो बॉन्ड की लंबाई कम होगी, तो बॉन्ड की लंबाई कम होगी तो बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा हो जाएगा। और इसका पोटेशियम है और नाइट्रोजन तो कॉन्जेनर, लेकिन पोटेशियम तो कॉन्जेनर नहीं है ना, तो इसके बॉन्ड की लंबाई क्या होगी, ज़्यादा होगी। और वैसे भी आप जानते हैं साइज छोटा होने से लैटिस एनर्जी ज़्यादा होती है। कौन सी एनर्जी? तो लैटिस एनर्जी जो होती है ज़्यादा होने से स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर पढ़िए, देखिए लिखा हुआ है लिथियम हाई लैटिस एनर्जी, और हाई लैटिस एनर्जी का राज भी एटम के साइज छोटा होने की वजह से है। ठीक है जी। अब अगला क्वेश्चन 37 नंबर चेक कीजिए। NF3 इज स्टेबल, NCl3 एंड Ni3 इज नॉट स्टेबल। NF3 स्टेबल होता है, इसका राज क्या है सोचो। क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 37। अब उसका आंसर मत पढ़ो, चेक करो। नाइट्रोजन अपने ग्रुप में कौन है? अरे बोलो ना यार, कॉन्जेनर। फ्लोरीन अपने ग्रुप में क्या है? कॉन्जेनर। साइज छोटा है, साइज छोटा होगा तो बॉन्ड मजबूत बनेगा ना, तो ऐसे भी स्टेबल हो जाएगा। उसका एक्सप्लेनेशन कुछ गलत भी है उसमें, सिर्फ ये बात सोच लो, बॉन्ड छोटा होगा तो लंबाई ना एनर्जी ज़्यादा होगी, तो इसका एक्सप्लेनेशन कुछ गलत है। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन नंबर देखो, कोई चेक करो। और कोई क्वेश्चन है? और कोई क्वेश्चन है? नहीं। अब इसको स्टॉप करो। अरे भैया जल्दी करो। अब देखो बच्चों, यहाँ पर तीसरी बात मैं बताने जा रहा हूँ कॉन्जेनर बिहेवियर में। इधर देखो, पहला तो मैंने बता दिया स्मॉल साइज, इधर देखो दूसरा क्या बताया मैंने, वैलेंसी एक्सटेंशन का मामला हो गया। अब तीसरी बात है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। अब डी ऑर्बिटल से क्या असर पड़ेगा, तो पहला असर तो मैंने बता दिया। इधर देखो, पहला असर क्या पड़ेगा, पहला असर यही तो पड़ेगा ना कि वैलेंसी एक्सटेंशन ज्यादा नहीं हो सकती, लेकिन इसका एक और भी है, हाइड्रोलिसिस। इधर देखना, हाइड्रोलिसिस प्रोसेस कैन बी फिजिबल समझते हो ना, यानी हाइड्रोलिसिस हो सकता है। ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं, क्या हो सकता है? हाइड्रोलिसिस। क्या हो सकता है? अब नाम से अंदाजा लगाओ, हाइड्रो मतलब पानी और लिसिस का मतलब टूटना। तो ये जो है ना, जिसके पास डी ऑर्बिटल अवेलेबल होता है वो कंपाउंड आसानी से हाइड्रोलाइज हो जाता है। क्या हो जाता है? हाइड्रोलाइज। मतलब कि अगर उस कंपाउंड को बना के छोड़ दो तो हवा में जो नमी होती है उसकी वजह से वो टूट जाता है, ब्रेक डाउन करके क्या करता है, हाइड्रोलाइज कर जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे PCl5 है, अब उसमें अगर छोड़ दो खुला हुआ तो PCl5 वाटर से लोन पेयर ले लेगा। क्यों ले लेगा? क्योंकि डी ऑर्बिटल खाली है। और धीरे धीरे क्या करेगा, धीरे धीरे इससे Cl को खींच के HCl बनाता जाएगा। क्या बना जाएगा? HCl। और साथ में क्या बनेगा? POH होल थराइस, यानी H3PO3 में बदल देगा। किसे बदल देगा? H3PO3 में। अब ये क्यों संभव हुआ? क्योंकि इसमें डी ऑर्बिटल खाली है। अरे बोलो यार, तो डी ऑर्बिटल खाली है तो वाटर क्या करता है, क्योंकि वाटर के ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो वो अपना लोन पेयर इसके डी ऑर्बिटल में डालेगा। अब डी ऑर्बिटल में डालेगा तो डी ऑर्बिटल खाली है इसने ना डालेगा, तो लोन पेयर डी ऑर्बिटल में डाल के क्या करेगा, इधर देखना, ये क्या करेगा, यहां पर वाटर आया और आके क्या किया, भाई साहब आपके पास बहुत ही डी ऑर्बिटल है, थोड़ा देर के लिए है ना सुस्ताने के लिए दे दो। अब धीरे से दोस्ती किया, अब फिर है ना बगल में Cl को कनखी मार दिया, बताओ ए घूमने चलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया मुद्दा, समझ में आ गया नहीं? पहले तो दोस्ती की, अब फिर Cl को तोड़ तोड़ के है ना, तो ये HCl फ्यूम्स बनता है। क्या बनता है? HCl फ्यूम। तो अगर आप ये क्वेश्चन देखेंगे ना तो तुम लोग को भी है ना हंसी आ रही कि सब कौन कौन सा एग्जाम्पल देते। ठीक है, अब पढ़ाई ऐसे ही है, पढ़ाई अगर सीरियस होकर पढ़ोगे तो तबाह हो जाओगे। जैसे हमारा देखो बाल उड़ गया, अब देखो हवा में थोड़ी ना गया। अब एक क्वेश्चन चेक करो, मैं बताता हूँ कौन सा क्वेश्चन है, अभी नजर के सामने था। देखो कोई हाइड्रोलिसिस से रिलेटेड कोई सवाल होगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 चेक करो। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाई डज PCl3 फ्यूम्स इन मॉइस्चर? PCl3 चेक करो, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, PCl3 फ्यूम्स प्रोड्यूस करता है। अब मैं बता दूं कि ये बात जो मैं बोल रहा हूँ वो सबके लिए बोल रहा हूँ, 15 ग्रुप में भी, 16 ग्रुप में, 17 ग्रुप में, हर जगह चलेगा ये। और एक बात यूनिवर्सल, नीट वाले के लिए सुन लो, जब भी किसी कंपाउंड के बारे में, 4 कंपाउंड को देखा पहचान कौन हाइड्रोलिसिस करेगा, तो पक्का उसमें जो डी ऑर्बिटल वाला एलिमेंट होगा वो पक्का हाइड्रोलिसिस करने जा रहा है, और हाइड्रोलिसिस करेगा तो HCl का फ्यूम्स जनरेट करेगा। एम आई राइट? तो ये क्या नंबर क्वेश्चन होगा बच्चों? 15 नंबर क्वेश्चन। अब मैं आपको बताता हूँ कोई और क्वेश्चन भी होगा, शायद चेक करो। 41,
देखो लिखा हुआ है NF3 इज नॉट हाइड्रोलाइज व्हाइल NCl3 इज हाइड्रोलाइज्ड। 41 नंबर क्वेश्चन चेक करो, 41 नंबर क्वेश्चन चेक करो। NF3 हाइड्रोलाइज हो सकता है, सॉरी नहीं हो सकता, लेकिन NCl3 हाइड्रोलाइज हो सकता है। अब बताओ इसकी वजह क्या है? इसकी वजह d ऑर्बिटल है। तो d ऑर्बिटल क्या करेगा? स्पेस अवेलेबल करा देगा, वाटर के लोन पेयर को एक्सेप्ट कर लेगा, लोन पेयर एक्सेप्ट करके HCl का फ्यूम जनरेट करेगा, और ये वो सारे कंपाउंड के साथ होगा जिसमें वैकेंट d ऑर्बिटल की अवेलेबिलिटी होगी। am I right? क्लियर ना? ठीक है जी, समझ में आ गया? क्लियर। अब मैं आगे बढ़ता हूं, ये तो मैंने d ऑर्बिटल के बारे में बोल दिया। हाँ ठीक है जी, PCl3 होगा, PCl3 होगा बच्चों, PCl5 नहीं, क्योंकि PCl5 में ओवर क्राउडिंग हो जाती है। एक 5 क्लोरीन घेरे हुआ है ना, तो ओवर क्राउडिंग हो जाएगी। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़े क्या? रोको ना। ठीक है बच्चों, अब हम लोग 2-3 सवाल और देख लेते हैं जल्दी से, और वो क्या है? फास्फोरस। अब मैंने जो कंजेनर बिहेवियर से अब मैं हट करके चल रहा हूं, और मैं कुछ अब जनरल बात करके जल्दी से बता करके क्लास को ओवर करूंगा। फास्फोरस 3 तरह का होता है। एक होता है व्हाइट फास्फोरस, जल्दी से सुनिएगा, व्हाइट फास्फोरस, एक होता है रेड फास्फोरस, और एक क्या होता है बच्चों? ब्लैक फास्फोरस। और ये तीनों फास्फोरस है, ठीक। और तीनों फास्फोरस में फर्क क्या है अभी आपको समझ में आ जाएगा। खाली व्हाइट फास्फोरस को पकड़ लो, और व्हाइट फास्फोरस के पकड़ते पकड़ते ब्लैक पे पहुंच जाओगे। ये व्हाइट फास्फोरस है, ठीक है जी। और ये वेरी रिएक्टिव होगा। क्यों रिएक्टिव होगा? क्योंकि इसमें बॉन्ड एक दूसरे के काफ़ी करीब है, रिपल्शन होगा, है ना, और बॉन्ड एनर्जी कम होगी, ठीक। दूसरी बात कि व्हाइट फास्फोरस गैसियस स्टेट में होगा। क्यों होगा गैसियस स्टेट में? क्योंकि इसमें सॉरी सॉलिड स्टेट में होगा, लेकिन लो मेल्टिंग होगा। क्या होगा? लो मेल्टिंग। सॉलिड में होगा लेकिन लो मेल्टिंग होगा। उसकी वजह यह है कि 2 फास्फोरस P4 के बीच में क्या होता है, क्योंकि ये तो आपस में बॉन्ड बना ही रखा, तो ये आपस में क्या होगा? वैन डर वाल्स फोर्स से अट्रैक्ट होगा। कौन सा फोर्स से? वैन डर वाल्स फोर्स से, ठीक। इनका आपस में कोई बॉन्डिंग नहीं होगा, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। लेकिन अगर उसको रेड फास्फोरस में बदलना है तो ये क्या करेगा? अपना बीच वाला बॉन्ड तोड़ेगा और आपस में बॉन्ड जोड़ लेगा। ये हो गया रेड फास्फोरस। ध्यान से देखो, बीच वाला एक बॉन्ड सरकाया उसने और आपस में हाथ मिला लिया, है ना, 2 दुश्मन मिल गए आपस में, ठीक है जी। और अगर ये सीधा सीधा बनते चले गए तो ये रेड फास्फोरस, ये लीनियर चेन बन जाएगा। और अगर ब्लैक फास्फोरस बनना है तो ये बीच वाला ऊपर वाला दोनों बॉन्ड बीच का साफ हो जाएगा, ऊपर भी चेन बन जाएगा। ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूँ, ऊपर भी नेटवर्किंग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ब्लैक। समझ में आया क्या बोला मैंने? जब एक बॉन्ड टूटेगा तो सीधा चेन बनेगा तो वो रेड हो जाएगा, ठीक। तो पहले व्हाइट फास्फोरस को माइंड में रखो। व्हाइट फास्फोरस में सारे बॉन्ड्स अवस्थित हैं, सिंपल हैं, सिंपल वे में अरेंज किए हुए हैं, और एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल से सिर्फ वैन डर वाल्स फोर्स का अट्रैक्शन है। जब दूसरा वो व्हाइट फास्फोरस रेड फास्फोरस में बदलेगा तो वो बीच का एक बॉन्ड टूटेगा और ये आपस में चेन बना देगा, तो वो क्या आ जाएगा बच्चों? रेड। और रेड फास्फोरस में क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड बीच में बन गया है तो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा। और जब उसको ब्लैक फास्फोरस में बदलना है तो बीच का बॉन्ड टूटेगा, ऊपर से भी चेन बन जाएगा, इधर से जाता जाएगा और नीचे से भी आता जाएगा, तो इसका मतलब वो 3 डायमेंशनल होता चला जाएगा, तो इसलिए वो क्या हो जाएगा? रेड ब्लैक हो जाएगा। और याद रखना ब्लैक फास्फोरस थर्मोडायनेमिकली ज़्यादा स्टेबल होता है। ये IIT में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब आप लोग क्वेश्चन चेक कर लो जल्दी से, ये लास्ट में डिस्कस करके क्लास ओवर कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर अगर आप चेक करोगे तो क्वेश्चन नंबर 19 है, 19। Why is melting point of red phosphorus is higher than white phosphorus? Why is melting point of red phosphorus is higher than white phosphorus? ठीक है जी, इस पर निशान लगा लो। ठीक है जी, क्लियर हो गया? समझ में आ रही बात? अब आइए अगला क्वेश्चन हम लोग चेक कर लेते हैं, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर चेक कीजिए, क्वेश्चन नंबर 20। फास्फीन इज वीकर बेस देन अमोनिया। मैं इसको यहीं पर डिस्कस कर दे रहा हूँ। फास्फीन इज वीकर बेस देन अमोनिया।
आप अच्छा ये बताओ कि बेस किसे कहते हैं, तो ध्यान से समझ लो, बेस कहते हैं लोन पेयर देने वाले को। किसको कहते हैं? लोन पेयर देने वाले को। तो फास्फीन वीकर बेस है और अमोनिया स्ट्रॉन्गर बेस है। तो उसकी वजह क्या है, देखो ध्यान से, नाइट्रोजन का साइज छोटा है ना, और फास्फोरस का साइज बड़ा है। दूसरी बात यह है कि नाइट्रोजन का साइज छोटा होगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी स्मॉल एरिया पे, और ऊपर से नाइट्रोजन क्या है? इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है। क्या है बच्चों? इलेक्ट्रोनिगेटिव। इधर ध्यान दो, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, तो ये बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन को ऊपर की तरफ खींचेगा। तो यहाँ पर दो बातें हो गई, एक तो लोन पेयर पहले से अवेलेबल है, और ऊपर से बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज़्यादा इंटेंसिफाई हो जाएगी। तो अगर H+ आना होगा, अगर मान लो कहीं से H+ आ रहा है, तो वो इसके पास जाना पसंद करेगा कि इसके पास? डेफिनेटली इसके पास जाना पसंद करेगा, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भरपूर है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, क्योंकि इसका सरफेस एरिया स्मॉल है और साथ साथ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को उसने टाना है, खींचा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज़्यादा इंटेंसिफाई कर गई। अब ये याद रखना कि ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ध्यान से देखना, जैसे मान लो NH3 है, PS3 है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ठीक है जी, और बिस्मथ। तो ऊपर से नीचे आएंगे तो ध्यान से देखना, बेसिक नेचर क्या होगा? बेसिक नेचर डिक्रीज करेगा, यानी सबसे स्ट्रॉन्ग बेस अमोनिया होगा, ठीक है जी, और उसकी वजह हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी। तो ये जितने भी हाइड्राइड होते हैं 15 ग्रुप में यही मामला होगा। अब याद रखो, जब 15 ग्रुप की बात कर रहे हैं तो 16 ग्रुप को भी यहीं पे हम चिपका दे रहे हैं। देखो 16 ग्रुप में H2O, H2S, ठीक है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, बोलो, टेलोरियम, ठीक है, और पोलोनियम, ठीक है जी, H2PO, और उसी तरह से हम HF, HCl, HBr और HI। तो यहाँ से यहाँ जाएंगे तो याद रखना बेसिक नेचर क्या होगा? डिक्रीज करेगा। बेसिक नेचर क्या होगा? डिक्रीज करेगा, ठीक है, और एसिडिक नेचर बढ़ेगा। कौन सा नेचर बढ़ेगा? एसिडिक नेचर बढ़ेगा। इसके अलावा रिड्यूसिंग पावर बढ़ेगा। कौन सा पावर? रिड्यूसिंग पावर किसे कहते हैं? बोलो, रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं जो हाइड्रोजन देता हो। जो हाइड्रोजन देने वाला क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट। तो क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो एटम का साइज क्या हो रहा है? बढ़ रहा ना, तो बॉन्ड की लंबाई क्या होगी? बढ़ेगी। तो बॉन्ड की लंबाई बढ़ेगी तो बॉन्ड एनर्जी घटेगा ना, बोलो, तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगा? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगा? डिक्रीज। तो बताओ सबसे आसानी से हाइड्रोजन कौन निकालेगा? नीचे वाला। तो हाइड्रोजन जो देने वाला होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ध्यान से देखना, मैं आपको बता रहा हूँ 15, 16, 17 सबके लिए सेम ही कॉन्सेप्ट आएगा। ऊपर से नीचे आएंगे तो बेसिक नेचर बढ़ेगा, यानी ऊपर वाला स्ट्रॉन्ग बेस होगा, ठीक है जी, और एसिडिक नेचर क्या होगा? बढ़ेगा। बेसिक नेचर घटेगा तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा। इसके अलावा रिड्यूसिंग पावर बढ़ेगा, हाइड्रोजन देने की कैपेसिटी बढ़ेगी, क्योंकि बॉन्ड की लंबाई बढ़ रही तो बॉन्ड एनर्जी घट जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको सजा दें तो बॉन्ड लेंथ के आधार पर सजाएंगे तो भी क्या होगा? बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर जाएगा। तो ये 15, 16, 17 एक साथ चिपका के याद रखना है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो ये आपको नोट डाउन कर लें आप लोग। और मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर भी आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर अभी मैंने कौन सा जिक्र किया था? क्वेश्चन नंबर 20, फास्फीन इज वीकर बेस देन अमोनिया। इसको आप निशान लगा लें। इसके अलावा और भी क्वेश्चन होगा, और वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, देखो 50 नंबर, बॉन्ड एंगल डिक्रीज। ऊपर से नीचे बॉन्ड एंगल डिक्रीज भी करेगा। बॉन्ड एंगल क्या होगा? डिक्रीज। अब बॉन्ड एंगल क्यों डिक्रीज करेगा? उसकी वजह ये है, ध्यान से देखो, यहाँ जो है नाइट्रोजन क्या हो रहा? लोन पे बॉन्ड पेयर को खींच रहा, तो इस पे सब पे प्लस चार्ज आ जाएगा ना, बोलो। तो जब बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन उतर खींचेगा तो इस पे प्लस चार्ज आएगा। अब लोन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपेल कर रहा, तो रिपेल कर रहा है, लेकिन यहाँ सब पे प्लस चार्ज है ना, तो इसकी वजह से ये आपस में नज़दीक आने नहीं देगा, तो यहाँ बॉन्ड एंगल मैक्सिमम होगा। लेकिन जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो बॉन्ड एंगल घटता चला जाएगा, क्योंकि बॉन्ड की लंबाई बढ़ रही है। बॉन्ड की लंबाई बढ़ेगी तो बॉन्ड एंगल क्या होता है? घट जाता है, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन नंबर 50 देख लो, ठीक है जी। और क्वेश्चन नंबर 52 देख लो, निशान लगाओ क्वेश्चन नंबर 52 पे। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा कि द स्टेबिलिटी ऑफ 15 ग्रुप डिक्रीज, 15 ग्रुप का स्टेबिलिटी डिक्रीज करता है। तो स्टेबिलिटी क्यों डिक्रीज करेगा? क्योंकि ऊपर से नीचे बॉन्ड की लंबाई बढ़ रही है ना, तो बॉन्ड एनर्जी घट जाएगा ना, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? घट जाएगी, ठीक है जी। तो ये सारे क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया उस पर निशाना आप लोगों ने लगा लिया होगा, ठीक है जी। इसके अलावा और भी कोई क्वेश्चन है जो इस तरह का हो तो उसको देख लीजिए आप लोग। 24 नंबर क्वेश्चन देखें हम लोग। ये 24 नंबर अभी नहीं है,
हाँ देख सकते हैं 24 नंबर, अमोनिया सॉल्यूशन बेसिक नेचर का होता है। उसकी वजह यह है कि अमोनिया आसानी से लोन पेयर दे सकता है। तो क्या करता है ना अमोनिया, इधर देखो, अमोनिया क्या करता है, वाटर से प्रोटोन खींच लेता है। क्या करता है, प्रोटोन खींच लेता है। प्रोटोन क्यों खींचेगा, क्योंकि इसके लोन पेयर हैं, तो ये H+ खींच लेगा, तो क्या हो जाएगा NH4 OH- बदल जाएगा, और ये पानी में जाके OH- रिलीज कर देगा। अब क्योंकि इसका साइज छोटा है तो लोन पेयर अवेलेबल है, तो H+ यहाँ खींचेगा तो वाटर को ब्रेक डाउन करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। इसका जवाब वही है जो आप वहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ होगा। चेक करें। ठीक है जी, चलिए फिर आज की क्लास हम लोग यहीं ओवर करेंगे। और ये 15 ग्रुप का असाइनमेंट मैंने है ना मैक्सिमम करवा दिया है। इसको एक बार अपने से रीडिंग मार लीजिएगा, जो बचा हुआ होगा इसमें मैं आपको कल की क्लास में करवा दूंगा। ठीक है जी। दूसरी बात ये है